हेलो एवरीवन, हम आज EL 301 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ, द ड्रेन करंट चेंजेस बाय 0.3 मिली एम्पियर ऑन वेरिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज बाय 0.1 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द ट्रांस कंडक्टेंस विल बी। हमें ड्रेन करंट दे रखी है और गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? ट्रांस कंडक्टेंस। हमें ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, GM इक्वल टू ID अपॉन VGS। ID क्या है? हमारी ड्रेन करंट, और VGS हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो हमें ये दिया हुआ है कितना? 0.3 मिली एम्पियर, और ये कितना दे रखा है? VGS 0.1 वोल्ट एम्पियर एंड 0.1 वोल्ट। देखिए, इसको डिवाइड करने का हमारे पास आएगा 3 मिली एम्पियर पर वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, 3 एम्पियर पर वोल्ट को हम 3000 माइक्रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। तो 3 पावर प्लस की और 3 पावर माइनस की तो सेम बात रहेगी। साथ में हमारी यूनिट में चेंज है, एम्पियर पर वोल्ट को हम मो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ओम का उल्टा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल इन ए सिंगल गेट मॉसफेट कैन बी। देखिए, मॉसफेट में जनरली हम 3 टर्मिनल यूज़ करते हैं, एक तो ड्रेन, एक सोर्स एंड एक गेट। जबकि ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल, चौथा टर्मिनल बॉडी टर्मिनल होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल कितने हो सकते हैं? 4, जो कि एक बॉडी टर्मिनल होता है, जिसको हम जनरली कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ओपन सर्किट इज शोन बिटवीन गेट एंड सोर्स इन अ मॉसफेट बिकॉज। देखिए, मॉसफेट में गेट 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 और जो हमारा ये सोर्स होता है, ठीक है, इस तरह से बनी होती है स्ट्रक्चर। तो गेट के यहाँ जो मेटल होता है, वो मेटल और जो इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है हमारे, SiO2 होता है, मतलब इंसुलेटर लगा होता है। तो इस इंसुलेटर के कारण ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गेट और सोर्स के बीच में कोई कंडक्टिंग चैनल नहीं होता है। तो दिस वन इज आर आंसर। देखिए, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 10, 15 and 20 are respectively power gain in coupled amplifier circuit. What is the total power gain? देखिए, हमसे ये टोटल पावर गेन पूछ रहा है, और हमें 3 स्टेज का गेन दे रखा है, एक का 10, एक का 15, एक का 20। हमें पता है जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो टोटल गेन होता है, वो इंडिविजुअल स्टेज के गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो 3000 तो सही है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है बहुत B एंड C करेक्ट, तो हमें ऑप्शन C को भी चेक करना होगा। हमें क्या दे रखा है? पावर गेन के लिए बात कर रहा है, पावर गेन ही हमको दिया हुआ है। तो पावर गेन दिया हुआ होता है तो उसको DB में हम बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 log, और जो हमारा टोटल पावर गेन आया वो, तो 10 log 3000 दैट इज इक्वल टू 34.70। इसलिए हमारा ये 30.4.70 dB, तो इसलिए हमारा ऑप्शन B एंड C भी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ गेन इन लो फ्रिक्वेंसी रेंज इन RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज। देखिए, ये क्या कह रहा है कि RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लो फ्रिक्वेंसी पे गेन का फॉल क्यों होता है? तो गेन का फॉल किस कारण से होता है? देखिए, लो फ्रिक्वेंसी पे हमारे जो एक्सटर्नल कैपेसिटर्स होते हैं उसके कारण, और जबकि हाई फ्रिक्वेंसी में हमारे इंटरनल कैपेसिटेंस के कारण गेन का रिड्यूस होता है। इसीलिए तो बाहरी कैपेसिटर कौन से होते हैं? हमारे कपलिंग कैपेसिटर और ब्लॉकिंग कैपेसिटर। तो इसलिए ये कपलिंग कैपेसिटर विल बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइज टाइम ऑफ आउटपुट सिग्नल इज increasing in frequency response of an amplifier during square wave testing. It means, देखिए, हम सब ये क्या पूछ रहा है पहले तो हमसे कि स्क्वायर वेव टेस्टिंग के दौरान किस फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स में राइज टाइम, आउटपुट का जो राइज टाइम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे, लो फ्रिक्वेंसी पे, मिड फ्रिक्वेंसी पे, या कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स पे। देखिए, हम स्क्वायर वेव टेस्टिंग को क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी एम्पलीफायर के फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का पता करने के लिए हम स्क्वायर वेव टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जब हम उसमें देखते हैं तो उसके राइज टाइम में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर इज़ नॉट प्रॉपर। इसका मतलब अगर हमारे इसमें वृद्धि हो रही है
तो इसका मतलब हमारा हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अगर इसके टिल्ट होता तो क्या होता, लो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कपल्ड एम्पलीफायर सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग इज। हमारे का देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये कौन सा कपल्ड एम्पलीफायर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए सूटेबल होता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट कपल्ड, आरसी कपल्ड, एलसी कपल्ड और ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो देखिए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और आरसी और एलसी, इन तीनों की जो कपलिंग होती है उनसे बेहतर हमेशा क्या होती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर फर्स्ट स्टेज का आउटपुट और सेकंड स्टेज के इनपुट के बीच में लगा हुआ होता है। मीन्स इसका लोड ट्रांसफार्मर की कोयल दूसरे स्टेज के इनपुट पे एक ट्रांसफार्मर की कोयल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम बेस्ट इम्पीडेंस मैचिंग मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए कलेक्टर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नीटा इक्वल टू, देखिए पावर एम्पलीफायर क्या करता है, डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, तो पी ए सी अपॉन पी डी सी नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कौन से पूछ रहा है, कलेक्टर एफिशिएंसी, तो कलेक्टर एफिशिएंसी पी डी सी या पी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्लास में मैक्सिमम कितनी निकल के आती है, 50%। सिमिलरली हम यहाँ देखें, देखो 9th क्वेश्चन इज इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन अकर्स व्हेन। मतलब कि क्लास एम्पलीफायर में मैक्सिमम पावर एनर्जी डिसिपेशन कब होता है। तो देखिए जब हम इसकी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमें पता लगता है इनपुट सिग्नल जब जीरो होता है तब हमारे पास मैक्सिमम डिसिपेशन हो रहा होता है, मतलब ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा होता है, इसीलिए हम क्लास एम्पलीफायर को कम यूज़ करते हैं।